अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum, dear students, young learners, and all the teachers. How are you all? I hope you all are fine and doing well. Student, this is page number 139. Today we are going to start the exercise of lesson number 13, A Happy Prince. In our last class, we studied the translation of this chapter. We grab the idea what is the chapter about and what kind of details are mentioned within the chapter. This is the last chapter of your book. So today we will focus on the exercise because its exercise is a bit longer than the previous chapters. So this unit has been taken from grade 6 English book published by Punjab Textbook Board Lahore. So the chapter name is Happy Prince. We are going to start from the vocabulary part. This is the first part of your exercise. So let's begin and start the exercise. Vocabulary. Read the story and find the words having the same meanings as given in column B. बच्चों वोकेबलरी के पोर्शन में आपको अल्फाज की याद दहानी कराई जाती है, किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, और इस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज और उनके मानी याद करके आप अपनी वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं। आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ सकता है। सो अब क्या है कि हमने इस स्टोरी में से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको फाइंड करना है और उनके मीनिंग्स हमें कॉलम बी में दिए हुए हैं ऑलरेडी। सो इन मीनिंग्स को देखते हुए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं जिनको चैप्टर से लिया गया है। नंबर फर्स्ट इज़ अ फिगर ऑफ अ पर्सन मेड ऑफ स्टोन मेटल। बच्चों सबसे पहली चीज़ क्या है, एक फ़िगर, एक मुजस्मा जो एक इंसान का जो किसी स्टोन, किसी पत्थर या किसी मेटल, किसी धात से बना हुआ हो। तो ये मानी समझते ही हमें याद आ जाता है कि ऐसा वर्ड स्टैचू था जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, द स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस. I hope if you have learned all the translation in my previous lecture, so you can very well understood all these words. So now we are going to see another word, a precious stone of blue color. बच्चों एक बेशकीमत पत्थर जिसका रंग ब्लू है, नीले रंग का। ये कौन सा पत्थर है, इसका क्या नाम था? It was sapphire. यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इस वर्ड का मतलब है sapphire. ओके, नेक्स्ट इज अ प्रेशियस स्टोन ऑफ रेड कलर। बच्चों रेड कलर का कौन सा स्टोन था? रूबी, जो कि हैप्पी प्रिंस की स्वॉर्ड में लगा हुआ था और सफ़ायर उसकी आइज़ में। अ प्लेस वेयर गुड पीपल विल गो आफ्टर डेथ। बच्चों कौन सी जगह है जहाँ अच्छे लोग डेथ के बाद जाएंगे? दैट इज़ हेवन। हेवन यानी जन्नत। Okay, this was all about the vocabulary portion. Now moving forward, we have reading for comprehension. Read the lesson carefully and answer the following questions. बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें इस टेक्स्ट से मिलेंगे, इस सबक से मिलेंगे। अगर हमने इसको अच्छी तरह पढ़ा है तो हम इसके आंसर्स बखूबी दे सकते हैं। What do you know about the statue of the Happy Prince? बच्चों हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर आपको चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट से मिलेगा, जहाँ पे हैप्पी प्रिंस के बारे में तमाम डिटेल मौजूद है कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू एक शहर के बीचों बीच नस्ब हुआ है और उसके आइज़ में सफ़ायर जुड़ा है, उसकी स्वॉर्ड में रूबी है और गोल्ड की लेयर्स, गोल्ड की कवरिंग्स उसके ऊपर मौजूद हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हैप्पी प्रिंस।
हाउ डिड द स्टैचू हेल्प द पुअर एंड द नीडी। बच्चों स्टैचू पुअर और नीडी यानी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद किस तरह करता है या उसने किस तरह की। सो स्टैचू ने अबाबील के थ्रू अपने बॉडी के तमाम जो वैल्यूएबल और प्रेशियस मटेरियल्स थे, मेटल्स थे, वो तमाम उन लोगों तक पहुंचा दिए जो पुअर और नीडी थे। इस तरह से हैप्पी प्रिंस ने उनकी मदद की। What is the role of the swallow in the story? swallow यानी अबाबील। अबाबील का इस कहानी में क्या रोल है? इस अबाबील का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत ज़रूरी रोल है इस कहानी में। उसका रोल ये है कि उसने हैप्पी प्रिंस की बात मानते हुए उसकी बॉडी के तमाम मेटल्स पुअर और नीडी लोगों में तकसीम कर दिए, जिससे पुअर और नीडी लोग जो हैं उनकी ज़रूरियात पूरी हो गई। What lesson do you learn from this story? इस सबक से आपको, इस सबक से जो आपने पढ़ा है, आपको क्या सबक मिलता है इस टेक्स्ट से। सो बच्चों इससे हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सेल्फलेसली करनी चाहिए। अपनी ज़ात की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करनी चाहिए। डू यू लाइक द करेक्टर ऑफ हैप्पी प्रिंस? क्या आपको हैप्पी प्रिंस का करेक्टर पसंद है? So yes, we do like the character of Happy Prince because he is generous and noble. So बच्चों मैंने आपको तमाम क्वेश्चंस के अच्छी तरह समझा दिया कि इनका मतलब क्या है, उनके जवाब किस तरह से बन सकते हैं। चलें अब हम इनके यहाँ पे कुछ जवाबात लिख लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह वो क्वेश्चन के मुताबिक एक प्रॉपर आंसर है। Okay students, in this way you can write the answers to these questions. So question number 1, what do you know about the statue of the Happy Prince? Here in blue color with the marking number 1, I have written the answer to this question. The statue of Happy Prince was situated in the heart of the city. It was a bronze statue inlaid with gold. Its eyes were made of sapphires and its sword had a large ruby in it. बच्चों चूँकि इसमें पूछा गया था कि उसका स्टैचू किस तरह का है, इसलिए हमने पूरी डिस्क्रिप्शन बयान करनी है कि उसका स्टैचू एक पूरे सिटी के बीचों बीच नस्ब था और वो ब्रॉन्ज स्टैचू था जिस पे गोल्ड की लेयर्स चढ़ी हुई थी, उसकी आइज़ किस तरह की थी और उसकी स्वॉर्ड में रूबी लगा हुआ था। हाउ डिड द स्टैचू हेल्प द पुअर एंड द नीडी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. Here we have the answer to question number 2. The statue helped the poor and needy by giving them sapphire, ruby and gold. बच्चों स्टैचू ने पुअर लोगों को, गरीब लोगों को सफ़ायर, रूबी और गोल्ड देकर उनकी मदद की। Now question 3, what is the role of the swallow in this story? Here is the answer. The swallow was a carrier by which Happy Prince helped the people. बच्चों स्वॉलो वो कैरियर था, वो चीज़ थी जो हैप्पी प्रिंस की गोल्ड, सफ़ायर और रूबी को लेकर जाता था पुअर लोगों के घर ताकि उनकी मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इस स्टोरी से आपने क्या सबक हासिल किया इस कहानी से? वी शुड ऑलवेज, दिस इज़ द आंसर टू क्वेश्चन 4, वी शुड ऑलवेज लुक अराउंड अस एंड हेल्प द पुअर एंड नीडी। बच्चों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए और पुअर और नीडी लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं जब आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो ज़रूरतमंद हैं और गरीब हैं, लेकिन वो इस चीज़ का इजहार नहीं करते। तो यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनकी मदद कीजिए। क्वेश्चन 5, डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी प्रिंस? Here is the answer. Yes, I like the Happy Prince. He has a big heart. बच्चों आप अगर हैप्पी प्रिंस को, आपने जाहिर है उसको पसंद किया होगा क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ इतनी अच्छी हैं। तो इधर हमने उसका थोड़ा एलेबोरेटेड आंसर लिख दिया है कि he has a big heart, उसका दिल बहुत बड़ा है। Okay, now moving forward to the other question, the elements of the story. This is basically not a question, rather a description. कि जिसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं एक स्टोरी के, और फिर आगे से उनके क्वेश्चंस बने हुए हैं कि वो एलिमेंट्स किस तरह से हम इस सबक में ढूंढ सकते हैं। एक स्टोरी के एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? कि उस स्टोरी की सेटिंग क्या है, वो स्टोरी कहाँ सेट की गई है, किस जगह पे, किस टाइम पे वो स्टोरी सेट की गई है। सेटिंग इंक्लूड्स द टाइम एंड लोकेशन, किस जगह और किस वक्त में वो स्टोरी लिखी गई है। कैरेक्टर्स,
उसमें शामिल करेक्टर्स किस तरह के, उनकी क्वालिटी क्या है, ये चीज़ें हम इसके एलिमेंट्स में शामिल करते हैं. What time is mentioned in the story? Where do the scenes take place? How many characters are there in the story? Are they human, animal or imaginary character? ये क्वेश्चंस अब स्टोरी के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग है कि कौन कौन से एलिमेंट किस तरह से स्टोरी में प्रेजेंट हैं. बच्चों, टाइम की अगर बात की जाए तो कोई भी स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है स्टोरी में, बल्कि सारी स्टोरी किसी गुजरे ज़माने की रुदात सुना रही है. इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया एंशियंट टाइम, यानी पुराने वक्त की स्टोरी है, ये किसी पिछले गुजरे ज़माने की. वेयर डू द सीन्स टेक प्लेस? ये तमाम सीन्स कहाँ हो रहे हैं? जहाँ पे वो स्टैचू सिचुएटेड है, जहाँ पे वो स्टैचू नस्ब है. और वो कहाँ पे? इन द हार्ट ऑफ अ सिटी, किसी एक शहर के बीचों बीच वो नस्ब है. इसलिए ये तमाम सीन्स जो हो रहे हैं उनके दरमियान कन्वर्सेशन जितनी हो रही है वो इन द सेंटर ऑफ सिटी हो रही है. हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी? बच्चों, इसका जवाब हम दो तरह से दे सकते हैं. जो मेन करेक्टर्स हैं हमारे पास, दे आर टू करेक्टर्स. वन इज़ स्वॉलो एंड द अदर करेक्टर इज़ स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस. लेकिन अगर हम माइनर करेक्टर्स की बात करें, जो बाकी छोटे छोटे करेक्टर हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट स्टोरी में सिर्फ एक या दो लाइन पे मुश्तमिल है, उसमें हमारे पास शामिल है वो बीमार बच्चा जो बीमारी से में मुब्तला है और उसकी अम्मी जो उसके लिए परेशान है. वो एक ज़ईफ़ मुसन्निफ़ जिसको हैप्पी प्रिंस जाके सफ़ायर दे के आता है. क्राइंग गर्ल, उसको भी स्वॉलो जाके हैप्पी प्रिंस का सफ़ायर देती है. इस तरह से माइनर करेक्टर्स मौजूद हैं. मेयर का करेक्टर भी आ जाता है, उसके वर्कर्स भी आ जाते हैं, बट दे आर माइनर करेक्टर्स क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट स्टोरी में सिर्फ फिलिंग की हैसियत रखती है. आर दे ह्यूमन, एनिमल और इमेजिनरी? नाउ अगेन, अगर हम तमाम करेक्टर्स का मुवाजना करें तो उसमें जो मेन करेक्टर है हमारे पास, स्टैचू इज़ इमेजिनरी. स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस का वो इमेजिनरी करेक्टर, दैट इज़ नॉट अ रियल पर्सन. बट स्वॉलो इज़ एनिमल, लेकिन स्वॉलो बर्ड जो है हमारे पास वो एनिमल है. इसके अलावा अगर मेयर को हम कंसिडर करें एज अ माइनर करेक्टर तो वो हमारे पास ह्यूमन करेक्टर आ जाएगा. इसी तरह राइटर, द मैन, द डिजीज चाइल्ड एंड अदर करेक्टर्स जितने भी अभी हमने जिक्र किए हैं वो तमाम ह्यूमन करेक्टर्स हैं. बट मेन करेक्टर्स चूँकि हमने दो मेंशन किए हैं इसलिए हमने उनके बारे में बता दिया. वन इज़ इमेजिनरी बट स्वॉलो इज़ एनिमल. Okay, here we are done with page 139. Now moving forward to page 140. How many events or incident are mentioned in this story? बच्चों, इस स्टोरी में कितने इवेंट्स और कितने वाक़यात इस स्टोरी में मेंशन किए गए हैं. नाउ अगेन ये एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी की एक बात हो रही है यहाँ पे. जैसे अभी हमने यहाँ एलिमेंट्स पढ़े ना, एलिमेंट्स में शामिल है सेटिंग, किस जगह किस वक्त पे वो स्टोरी हो रही है, करेक्टर्स, उसमें कैसे करेक्टर्स शामिल हैं, एंड प्लॉट. बच्चों, प्लॉट कहते हैं, प्लॉट मीन्स डिफरेंट इवेंट्स इन द स्टोरी. एक स्टोरी में जितने इवेंट्स मेंशन होते हैं, यानी पहले ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो, ये भी हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी में इंक्लूडेड हैं. इसीलिए यहाँ क्वेश्चन है कि इस स्टोरी में कितने इवेंट्स मेंशन हैं. तो बच्चों, तीन मेन इंसिडेंट हैं, तीन मेन वाक़यात हैं जो इस स्टोरी में शामिल हैं. नंबर 1 हमारे पास ये है कि जब डिस्क्रिप्शन बयान हुई है स्टैचू की कि वो किस तरह का है. द फर्स्ट पार्ट, स्टैचू पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और किस तरह से एक स्वॉलो उड़ती उड़ती उस स्टैचू तक आती है. सेकेंड पार्ट में हैप्पी प्रिंस स्वॉलो से अपनी डिफ़िकल्टी शेयर करता है कि किस तरह से वो लोगों की मदद करना चाहता है लेकिन वो मदद नहीं कर पा रहा. तो इस बात के पेश नज़र स्वॉलो उसकी हेल्प करती है और वो जो काम हैप्पी प्रिंस उसको करने का कहता है वो साथ साथ करती जाती है. लोगों में जाके उसके सफ़ायर, रूबी और गोल्ड ये चीज़ें देती रहती है. थर्ड पार्ट जो है वो ये है कि जब स्वॉलो थक के चूर हो जाती है और वो मर जाती है, उसके बाद हैप्पी प्रिंस वो भी ग्रे और डल हो जाता है और वर्कर्स उसको मेल्ट कर देते हैं. सो डेथ पार्ट उसका जो है वो एंडिंग पार्ट है. इस तरह से स्टोरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिगनिंग, मिडल एंड एंड पार्ट. सो 3 इंसिडेंट इसमें मेंशन है, वो हमने बता दिए. नाउ हियर आर फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्लॉट. यहाँ साइड बॉक्स देख लेते हैं. थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी. पूरी स्टोरी का सेंट्रल आइडिया जिस पे बेस कर रही है स्टोरी वो क्या है. सो पूरी स्टोरी जो है इसका सेंट्रल आइडिया है कि दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए और सेल्फलेसली करनी चाहिए, अपना सोचे बगैर. ओके, व्हाट इज़ द बिगनिंग ऑफ दिस स्टोरी? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टैचू.
जिस तरह से वो स्टैचू था उसके बारे में बयान किया गया, ये उसके स्टार्टिंग पॉइंट था. व्हाट इज़ द मिडल ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के मिडल में अगर आप चले जाएं तो सेंट्रल पॉइंट पे डिस्कशन क्या हो रही है, जितनी भी है स्वॉलो और प्रिंस की आपस में कन्वर्सेशन है वो डिस्कस की जा रही है. व्हाट इज़ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का एंड क्या है? रिवॉर्ड ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड स्वॉलो. एट द एंड ऑफ स्टोरी ये जहाँ पे मेंशन है कि किस तरह से वहाँ पे कहा गया कि अल्लाह आस्क्ड हिज angels to bring the heart of happy prince and the dead body of swallow, they will live in heaven. तो ये रिवॉर्ड का जो जिक्र हुआ है यहाँ पे स्टोरी एंड हो रही है. सो दिस इज द एंडिंग ऑफ स्टोरी. व्हाट मैसेज डज द राइटर गिव इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में राइटर क्या मैसेज दे रहा है? हेल्पिंग अदर्स इज़ अ ग्रेट विर्च्यू. दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है. So here the elements of the story are ending now. Moving forward to the grammar portion. ग्रामर पोर्शन में आज क्या चीज़ डिस्कस हो रही है? वर्ड्स दैट ओनली अकर इन द प्लूरल. बच्चों कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में, जमा की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं. ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स. कुछ टूल्स हैं, औजार जो हम यूज़ करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए. पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स कुछ आलात हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और ये हम यूज़ करते हैं प्लूरल्स में. She cuts the cloth with her scissors. So बच्चों सीजर ऐसा वर्ड है जिसको हमने हमेशा प्लूरल यूज़ करना है. प्लूरल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि दो पार्ट होते हैं. सीजर अगर कैंची को आप देखें इसके दो पार्ट हैं. तो हर वो चीज़ जिसके दो पार्ट होंगे, चाहे वो चीज़ एक ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पार्ट दो हैं, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे. कैंची के दो पार्ट हैं तो यहाँ सीजर्स यूज़ होगा. माई फादर वियर्स ग्लासेस. अगेन प्लूरल फॉर्म यूज़ हो रही है. क्यों? क्योंकि इस ग्लासेस, ये जो एक ऐनक है, इसके पार्ट दो हैं. हमने बेस्ड ऑन पार्ट इनकी प्लूरल फॉर्म यूज़ की है. बेस्ड ऑन दीज पार्ट्स यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो कि अगेन प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं. इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ कर लेते हैं. हैंड कप्स यानी हथकड़ियाँ. अगेन यूज़ तो ये दोनों हाथों के लिए होती है, उनके दो पार्ट्स हैं, इसलिए हम इनको हैंड कप्स कह देते हैं. प्लायर्स, प्लायर्स बच्चों उर्दू में जिसको प्लास कहते हैं, इसके भी दो पार्ट हैं आप देखें, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म यूज़ हो रही है. टोंग्स यानी चिमटा. अगेन हैविंग टू पार्ट्स, प्लूरल फॉर्म इज़ बीइंग यूज्ड. सीजर्स, टाइट्स, ट्राउजर्स, ये तमाम वो वर्ड्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म्स यूज़ होनी है. नाउ वी आर गोना मेक देयर sentences. So first word is handcuffs. The criminal was wearing handcuffs. बच्चों handcuffs कहते हैं हथकड़ियों को. So criminal जो मुजरिम था उसने handcuffs पहनी हुई थी, हथकड़ियाँ पहनी हुई थी. Second word is pliers. Pliers कहते हैं बच्चों प्लास को. And the sentence is I fixed the broken wire with the help of pliers. Third is tongs. Tongs कहते हैं चिमटे को. Her mother uses tongs to pick the hot bread. Scissors. Tailor uses scissors to cut a new cloth. Tights. The little girl was wearing tights in the party. Trousers. John preferred trousers over jeans. Students, now you can see we have made their sentences. इन अल्फाज को हमने सेंटेंस यानी जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल किया है कि इनका मतलब वाज़िया हो गया है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर. शॉर्ट्स. ही हैज़ गॉट अ न्यू पैक ऑफ शॉर्ट्स yesterday. Braces. Mr. Thomas likes to wear braces. Leggings. Sarah has colorful leggings. Now here we have the names of some games which are also used in plural form. This is billiards. The game, you have also heard a name like pool games. So this game is also called as billiards. Darts. Have you ever seen such kind of board, circular board having darts over that? Bowls. The game being played with a ball and a few obstacles after it. So let's make sentences with these words. Billiards is played by women as well as men. Darts. They are learning skills of darts. Bowls. The boys played game of bowls in the mall.
Now we have some other names of subjects and activities like physics, mathematics, economics. बच्चों इनके वर्ड्स कैन पे एस इसलिए आता है क्योंकि ये एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारी स्टडीज़ इन्वॉल्व हैं। फ़िज़िक्स में बहुत सारे फ़िज़िक्स के न्यू प्रिंसिपल्स, ओल्ड प्रिंसिपल्स और बहुत वैरायटी इन्वॉल्व है इस स्टडी की, इसलिए इनके फॉर्म हम प्लूरल यूज़ करते हैं। हर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, आई लव मैथमेटिक्स मोर देन बायोलॉजी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। एथलेटिक्स, बच्चों एथलेटिक्स कहते हैं स्पोर्ट्स को, ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें आप फिज़िकली एक्टिव हों। The school boys participated in athletics, gymnastics. Gymnastics again एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें आप फिज़िकली एक्टिव भी होते हैं लेकिन इसमें आप कुछ स्टंट्स करते हैं। जिमनास्टिक प्लेयर्स स्टंट्स करके दिखाते हैं, कुछ करतब करके दिखाते हैं। Zain won a medal in gymnastics. Okay students, now we have read the words which are plural. ये वर्ड्स प्लूरल यूज़ किए जाते हैं लेकिन इनके साथ वर्ब आपने सिंगुलर ही लेना है हमेशा। ये जो एस लगा के इनकी फॉर्म है ये पूरी फॉर्म है, यानी इनका नाम ही इस तरह है। सीजर्स अगर आपने यूज़ किया, सीजर्स एक कैंची को कहते हैं, ग्लासेस एक ऐनक को कहते हैं, लेकिन चूंकि इनके दो पार्ट्स हैं इसलिए हमने इनको प्लूरल वर्ड में यूज़ किया है। वर्ब साथ सिंगुलर ही लगाना है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट बी। What things which are always plural can be used? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं? Weigh something, एक ऐसी चीज़ जिससे आप किसी चीज़ को मैयर कर लें, उसका वेट मैयर करें और उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें। सो द आंसर इज़ weighing balances। बच्चों जो आपने देखा है कि तराजू होता है उसके दो पलड़े होते हैं, तो तराजू जिसके दो पलड़े, दो पार्ट्स होते हैं, अगेन वो एक चीज़ है, एक तराजू है लेकिन उसके पार्ट्स दो हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं weighing balances, और दूसरा लफ्ज़ हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं weighing scales, weighing scales स्लैश balances, दोनों वर्ड्स यूज़ करें। अगेन तराजू एक ही है लेकिन दो पार्ट्स की वजह से हमने इसको प्लूरल फॉर्म यूज़ किया। कट पेपर और क्लॉथ, ऑब्वियसली दिस इज़ scissors in a plural form. Hold your trousers up, braces. Keep a prisoner's hand together, handcuffs. Wear on eyes, glasses. ये तमाम चीज़ें हमने प्लूरल फॉर्म में यूज़ की हैं जबकि ये चीज़ एक ही है, सिंगुलर है। But due to the reason that it has all of these things have two parts, we are using their names in plural form. How many articles on the clothes line are plural nouns? Write their names in your notebook. बच्चों ये एक क्लोथ लाइन है, इसमें कितने आर्टिकल प्लूरल फॉर्म में? नाउ इट इज़ वेरी इजी। जो चीज़ें दो पार्ट्स में मौजूद हैं वो प्लूरल होंगी, अदर्स आर सिंगुलर। फ्रॉक, शॉर्ट्स, शर्ट, सॉक्स, ट्राउज़र्स, टाइट्स। सो शॉर्ट्स, सॉक्स, ट्राउज़र और टाइट्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पास दो पार्ट्स में मौजूद हैं, इसलिए इनको हम प्लूरल सेंस में लेंगे। और जो दूसरी चीज़ें लाइक फ्रॉक और शर्ट, ये हमारे पास सिंगुलर ही कहलाई जाएगी। यू कैन राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। सो ट्राउज़र्स, दीज आर शर्ट्स, नॉट ट्राउज़र्स, एंड देन सॉक्स and trousers and tights. Okay, ये तमाम चीज़ें प्लूरल फॉर्म में आएंगी। I hope now you have understood very well that why we are using their names in plural form. Shorts, socks, trousers and tights. Compound words, बच्चों compound words वो होते हैं जो दो चीज़ों को मिला के लिखे जाते हैं, दो चीज़ों के नाम मिला के हम एक तीसरी चीज़ का नाम लिखते हैं। A compound word is a word that is made up of two or more other words. दो और या दो से ज़्यादा अल्फाज मिला के जो लफ्ज़ क्रिएट किया जाता है उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वर्ड व्हील चेयर इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, व्हील एंड चेयर। दो अल्फाज मिला के हमने एक नया लफ्ज़ क्रिएट किया है, व्हील प्लस चेयर इज़ व्हील चेयर, और एक तीसरी चीज़ का नाम बन गया।
ऐसे लफ्ज़ को जो दो अल्फाज से मिल के बना उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं. ओके, नाउ सन प्लस फ्लावर, द वर्ड इज sunflower. Star plus fish, the word is starfish. Create more compound words by looking at the following object. Now this is part B. बच्चों यहाँ पे आपने दो लफ्ज़ आपको पिक्चर्स की फॉर्म में दिए गए हैं. इनके जो अल्फाज हैं उनको मिला के आपने एक थर्ड वर्ड क्रिएट करना है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ कप, दिस इज़ बोर्ड. तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड आ जाएगा वो दोनों को मिला के एक कंपाउंड वर्ड आ जाएगा, विच इज़ cupboard. Cup plus board is cupboard. This is a compound word which is made by combining these two words. इसी तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं by making their compound words. Now the first picture is a lady and second is a bird. So the compound word would be lady bird. Now next picture is a butter plus fly. So the compound word would be butterfly. Tooth and brush. Next compound word is toothbrush. Okay. Punctuation. बच्चों punctuation में हमने लफ्ज़ों की अदायगी देखनी है, किस तरह से हम लफ्ज़ों को अच्छे से अदा कर सकते हैं according to standard English. Quotation mark. Today in punctuation we have quotation mark. Quotation marks are used to enclose a direct quotation or speech of the person. बच्चों ये जो quotation marks हैं ये हम यूज़ करते हैं टू इनक्लोज अ डायरेक्ट कोटेशन, किसी की एग्जैक्ट बात को कोट करने के लिए, और स्पीच ऑफ अ पर्सन या किसी पर्सन की स्पीच को कोट करने के लिए. ये जो इस तरह से दो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इनको हम क्या कहते हैं, कोटेशन मार्क और स्पीच मार्क्स. ऑल्सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीच मार्क्स. स्पीच मार्क्स हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसका दूसरा नाम जो मैं ले रही हूँ वो भी लिख देती हूँ, इन्वर्टेड कॉमास. स्पीच मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमा, बिकॉज इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा. तो कॉमा आपने देखा है बच्चों इस शेप में होता है, यूँ नीचे छोटा सा एक हाफ राउंड की फॉर्म में, दिस इज़ अ कॉमा. लेकिन ये उल्टे कॉमास होते हैं और दो कॉमा होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास. तो ये इन्वर्टेड कॉमा या स्पीच मार्क्स या कोटेशन मार्क्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं जब हमने बताना हो कि किसी शख्स ने डायरेक्ट क्या बात की है, एग्जैक्टली उसके वर्ड्स हमने स्टेट करने हो. जैसे हम कहें कि फ़लाँ शख्स ये कह रहा था, उसकी एग्जैक्ट बात, जो वर्ड्स उसने यूज़ किए बिल्कुल एग्जैक्ट वही वर्डिंग यूज़ करें, तो उसकी बात को हम लिखेंगे विद इन इन्वर्टेड कॉमास. इस तरह से दो कॉमास डाल के उसके अंदर वो बात बताएंगे इन दिस वे. तो ये कोटेशन मार्क्स, स्पीच मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए जाते हैं टू इनक्लोज, किसी चीज़ को बंद करने के लिए, किसको, डायरेक्ट कोटेशन, किसी की डायरेक्ट बात को इनक्लोज करने के लिए, और स्पीच ऑफ अ पर्सन या किसी की स्पीच को डायरेक्ट कोट करने के लिए. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द स्पीच बबल्स. ये स्पीच बबल्स हैं. स्वॉलो कह रही है वाई आर यू क्राइंग, एंड हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कह रहा है आई विश टू हेल्प द पुअर पीपल बट आई कैन नॉट मूव फ्रॉम माई प्लेस, दिस मेक्स मी क्राई. यहाँ पे अब हैप्पी प्रिंस उसको अपनी बात कह रहा है और स्वॉलो उससे डायरेक्ट बात पूछ रही है. दैट वॉज द कन्वर्सेशन बिटवीन द हैप्पी प्रिंस एंड ए लिटिल स्वॉलो. ये कन्वर्सेशन, ये बातचीत एक स्वॉलो और हैप्पी प्रिंस के दरमियान हो रही है, जिसमें स्वॉलो ने एक क्वेश्चन किया और हैप्पी प्रिंस ने उसका एग्जैक्ट जवाब दे दिया. ओके. Now part F says, now read the story again and notice use of quotation marks to enclose the direct speech of the happy prince and the swallow. Write these direct quotes in your notebook. बच्चों अब इस पूरी जो टेक्स्ट पूरी स्टोरी जो हमने पढ़ी है, इस टेक्स्ट में हम फाइंड कर सकते हैं कौन से ऐसे ऐसी बात है जो यूज़ हुई है जिसमें यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच थे और वो इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद थे. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरह से स्पीच मार्क्स यूज़ हुए हैं. यहाँ आप पेज 137 पे इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं. ही सेड टू द हैप्पी प्रिंस, स्वॉलो की बात हो रही है कि स्वॉलो ने हैप्पी प्रिंस को कहा. अब एग्जैक्टली जो उसने वर्ड्स कहे हैं, जो उसकी स्पीच है स्वॉलो की, उसको हमने यहाँ पे कोट करना है. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने स्पीच मार्क्स यूज़ किए हैं, दीज आर स्पीच मार्क्स.
इनको हमने यूज़ किया है और अब उसकी बात लिखी है। आई हैव डन द वर्क असाइन टू मी, ऑल्दो इट इज़ कोल्ड येट आई फील द वार्मथ ऑफ प्लेयर। नाउ हियर इन स्पीच मार्क्स आर एंडिंग। इसका मतलब इतनी बात डायरेक्ट की है स्वॉलो ने एज इट इज़, इसलिए इस सेंटेंस में जब ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है उसने हैप्पी प्रिंस को क्या कहा, तो जो उसकी बात थी वो स्पीच मार्क्स के अंदर यूज़ हुई है, कोटेशन मार्क्स के अंदर यूज़ हुई। इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ पे इट इज़ वेरी कोल्ड, द पुअर राइटर हैज़ नो फायर। अब हैप्पी प्रिंस की बात कोट करने के लिए अगेन स्पीच मार्क्स यूज़ हुए हैं। यहाँ से लेकर इस लाइन तक जो एग्जैक्ट बात की है हैप्पी प्रिंस ने वो यूज़ हुई है। सो बच्चों इस तरह से आप बहुत सारी एग्जाम्पल इस टेक्स्ट में से ढूंढ सकते हैं। Inverted commas will help you to pick out quotes in the story. Inverted comma आपको मदद देते हैं कि आप स्टोरी में से quotations क्या है, एग्जैक्ट वो बात जो कही जाए वो चीज़ आप स्टोरी में से निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ इन्वर्टेड कॉमा यूज़ हुए हैं वो वाली लाइन ले लीजिए, तो उस तरह से आप कोटेशन निकाल लेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों अब ये ग्रामर की बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने समझना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? आई एम हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस कह रहा है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। डायरेक्ट स्पीच एंड यहाँ पे एक और सेंटेंसेस को पहले पढ़ लें। ही सेज दैट हिज नेम इज़ हैप्पी प्रिंस। यहाँ पे जो बात डायरेक्ट की गई है हैप्पी प्रिंस ने, एज इट इज़ जो वर्ड्स कहे हैं जिसको हमने अभी कहा कि आपने स्पीच मार्क्स के अंदर लिखना है, दिस इज़ कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच। ये बच्चों डायरेक्ट स्पीच होती है, एग्जैक्टली जो बात कोई बंदा खुद कहे। और अगर हमने बताना हो कि दूसरे बंदे ने क्या बात कही थी और हम अपनी वर्डिंग में वो बात कर लें, तो हम उसको इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं। ही सेज, उसने कहा, दैट हिज नेम इज़ हैप्पी प्रिंस, कि उसका नाम हैप्पी प्रिंस है। यहाँ पे अब हमने ये वाले वर्ड्स यूज़ नहीं किए आई एम हैप्पी प्रिंस, हमने बल्कि उसको इस तरह से यूज़ किया है कि जो आई वर्ड यूज़ हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया हिज से। उसने बताया कि उसका नाम हैप्पी प्रिंस है। ये इनडायरेक्टली हमने उसका पैगाम पहुंचाया हैप्पी प्रिंस का। और डायरेक्टली जब वो बात करेगा तो कहेगा आई एम हैप्पी प्रिंस। और अगर हम एग्जैक्टली चाहते हैं कि हम इसकी बात को कोट करें, कोटेशन में लिखें, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? स्पीच मार्क्स। अभी जो हमने पढ़े कि स्पीच मार्क्स यूज़ करके हम एग्जैक्ट बात कोट करेंगे। यहाँ आप देखें एग्जैक्टली ये लाइंस नहीं यूज़ हुई, आई एम हैप्पी प्रिंस की लाइन यूज़ नहीं हुई, बल्कि इसको हमने अपनी वर्डिंग में कहा, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं किए गए। Saying exactly what someone says is called direct speech. बिल्कुल वही बात कहना जो किसी ने आप कही हो exactly अपने मुंह से, उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। समटाइम्स कॉल्ड क्योटेड स्पीच। इसका दूसरा नाम क्या है? कोटेड स्पीच, यानी exactly जो बात किसी ने कही हो बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में लिखना। डायरेक्ट स्पीच अपेयर्स विद इन कोटेशन मार्क्स। और डायरेक्ट स्पीच को हम किस में लिखते हैं? कोटेशन मार्क्स में या स्पीच मार्क्स में। इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेज विदाउट कोटिंग इज एग्जैक्ट वर्ड। किसी की बात पहुंचाना बगैर उसके एग्जैक्ट अल्फाज यूज़ किए। इसमें मैसेज तो वही है कि वो बता रहा है कि उसका नाम हैप्पी प्रिंस है, लेकिन एग्जैक्ट वो वाले वर्ड्स यूज़ नहीं किए जो हैप्पी प्रिंस ने खुद किए थे। इस तरह की बात को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट यूज़ कोटेशन मार्क। और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई कोटेशन मार्क्स यूज़ नहीं होते टू इनक्लोज व्हाट द पर्सन सेज, क्योंकि कोटेशन मार्क्स हम यूज़ करते हैं ऐसी बात को कोट करने के लिए जो दूसरे बंदे ने कही हो। सो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमने वो बात नहीं कहनी तो इसलिए हम कोटेशन मार्क्स यूज़ नहीं करते। प्रोनाउन चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या चेंजेस करनी होती है? प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ प्रोनाउन था आई, तो जब इनडायरेक्टली उसकी बात कही गई तो हिज यूज़ हुआ। When using indirect speech, the pronoun in the reported speech changes as given below. जब आप indirect speech use करते हैं और आपने exactly जो words किसी person ने कहे हों उसको अपनी wording में बताना हो, तो pronoun किस तरह से change होते हैं? अगर तो direct speech में उस बंदे ने I और we का word use किया, तो indirect speech में आप use कर सकते हैं he, she, they. अगर तो direct speech में you use हुआ है, so you can change you, he, she, they. और अगर डायरेक्ट स्पीच में ही, शी, इट या दे यूज़ हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये सेम ही रहेगा। ओके, अब बच्चों अब आगे इसको एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स। ही सेज, उसने कहा, एग्जैक्टली वही वर्ड्स कहने हैं जो उस बंदे ने कहा, इसलिए हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स या स्पीच मार्क्स यूज़ किए हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। शी सेज टू दैम, यू वर्क वेरी वेल। एग्जैक्टली उसने जो बात की ये लड़की ने वो हमने यहाँ पे कोट कर दी है, कोटेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच में लिखा है।
ही सेज शी विल राइट अ स्टोरी। अब ही सेज यहाँ पे जो लड़के ने बात की है वो एग्जैक्टली उसके वर्ड्स में लिखती है बाय यूजिंग कोटेशन मार्क्स, बाय यूजिंग कोटेड स्पीच। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में हमने एग्जैक्टली वही वाले लफ्ज़ यूज़ नहीं करने, इसलिए कोटेशन मार्क्स नहीं यूज़ करेंगे और अपने प्रोनाउंस को चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। ओके, ही सेज दैट ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। उसने कहा कि वो रोज़ स्कूल जाता है। शी सेज टू दैम दैट दे वर्क वेरी वेल। ही सेज दैट शी विल राइट अ स्टोरी। इस तरह से बच्चों हमने इन प्रोनाउंस को चेंज कर लिया है उस टेबल के अकॉर्डिंग और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बना दिया है। रीड द फॉलोइंग डायरेक्ट स्टेटमेंट्स देन कंप्लीट द इनडायरेक्ट। आई एम वेरी टायर्ड, ये किसी के डायरेक्ट अल्फाज हैं, इसलिए ये स्पीच मार्क्स में यूज़ हुए हैं। एज इट इज़ कहे गए हैं, जैसे किसी पर्सन ने कहा। शी सेज दैट, अब यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट इसको बनाना है कि किस तरह से हम बताएं कि वो अल्फाज जो उस बंदे ने यूज़ किए हैं उसको हम अपने अल्फाज में बताएं। यहाँ तो उसने बता दिया आई एम वेरी टायर्ड, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? शी सेज दैट शी इज़ वेरी टायर्ड। उसने कहा कि वो बहुत थकी हुई है। यू प्ले द पियानो वेल, अब ये किसी बंदे ने डायरेक्ट लफ्ज़ कहा है कि तुम अच्छा पियानो बजाते हो। जमील टेल्स मी दैट डैश प्ले द पियानो वेल। सो यू को हमने किस में चेंज कर दिया? यहाँ पे यू को ही, शी या दे में, तो इसलिए वी आर लीविंग द टाउन। ही सेज दैट दे आर लीविंग द टाउन। आई विल गो टू फाइंड अ न्यू जॉब। ही सेज दैट he will go to find a new job. I am looking for my pen. She says that she is looking for her pen. इस तरह से हमने डायरेक्ट स्पीचेस को इनडायरेक्ट में क्रिएट कर दिया है। ओके, राइटिंग स्किल्स। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द हैप्पी प्रिंस। फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द माइंड मैप। राइटिंग स्किल्स में बच्चों आपने एक करेक्टर स्केच लिखना है, एक पर्सन के बारे में लिखना है जिसका नाम हैप्पी प्रिंस हो, और इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखते हुए लिखना है। करेक्टर कैसा हो, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, वो बना हुआ कैसा हो। जैसे कि स्टोरी में जिक्र किया गया है कि हैप्पी प्रिंस की सफ़ायर की आइज़ हैं, रूबी का स्वॉर्ड है और गोल्ड लेयर्स उसके ऊपर हैं। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़िज़िकल अपीयरेंस चूज़ कर सकते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स के वो पर्सन कैसा है, हम्बल है, काइंड है, जेनरस है, या फिर रूड है, क्रूअल है, किस तरह का। चैलेंज एंड प्रॉब्लम, उस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम आई। अब हैप्पी प्रिंस को क्या प्रॉब्लम थी स्टोरी में कि ही कैन नॉट मूव बट ही वांट टू हेल्प पीपल, कि वो मूव नहीं कर सकता लेकिन उसको दूसरों की मदद करनी है, तो ये चैलेंज या प्रॉब्लम थी उसके लिए। रोल क्या था, किस तरह से हैप्पी प्रिंस ने अपने ऊपर लगे कीमती चीज़ों को उतार कर दूसरे को दे दिया, ये उसका रोल था। अकम्पलिशमेंट, पुअर और नीडी लोगों की मदद हो गई, ये उसकी अकम्पलिशमेंट थी। इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आपने एक करेक्टर स्केच देना है और एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है हैप्पी प्रिंस के बारे में। ओके, सेलेक्ट एनी स्टोरी ऑफ योर चॉइस एंड आइडेंटिफाई एंड राइट दीज एलिमेंट्स फ्रॉम दैट स्टोरी। अब कोई भी स्टोरी बच्चों जो आपको पसंद हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उसमें से आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, किन चीज़ों को नोट करना है। सेटिंग में अभी हमने पढ़ा कि आपने क्या चीज़ नोट करनी है, लोकेशन और टाइम, किस जगह पे वो स्टोरी है। हो सकता है वो स्टोरी पाकिस्तान के बारे में हो सकता है वो स्टोरी क्राफ्ट की गई हो एंशियंट ग्रीक टाइम्स में, हो सकता है वो स्टोरी यूरोप की हो, तो किस जगह की वो स्टोरी है। और टाइम, उसमें टाइम कौन सा जिक्र किया गया, प्रेजेंट टाइम है या पास्ट का टाइम है। करेक्टर्स, उस स्टोरी में कौन कौन से करेक्टर्स आए हैं, यूज़ हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, स्टोरी का प्लॉट क्या है, प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। किसी की पेट्रियाटिज़म के बारे में बात हो रही है, किसी के सक्सेस के बारे में बात हो रही है, जो प्रॉब्लम डिस्कस की गई है वो बताना है। इवेंट 1, पहला इवेंट, पहला इंसिडेंट, पहला वाक़या क्या हुआ स्टोरी में। इवेंट 2 और सेकंड वाक़या क्या हुआ। पहले इंसिडेंट में हो सकता है प्रॉब्लम शेयर की गई और सेकंड इंसिडेंट में उसका सोल्यूशन। डिस्क्राइब द सोल्यूशन, और एंड पे स्टोरी के आपने सोल्यूशन बता देना है कि इन तमाम इवेंट्स के बाद फाइनल सोल्यूशन क्या निकला। ये आप कोई भी अपनी पसंद की स्टोरी ले सकते हैं, उसमें से ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। डिवेलप अ स्टोरी ऑफ योर ओन विद द हेल्प ऑफ अबव ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और माइंड मैप। गिव योर स्टोरी अ टाइटल। ये माइंड मैप या ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसको यूज़ करते हुए आप एक अपनी स्टोरी भी बना सकते हैं जिसमें सेटिंग का ख्याल रखना है, करेक्टर्स का, प्रॉब्लम का, इवेंट्स का और सोल्यूशन का। नेक्स्ट इज़ ऑरल कम्युनिकेशन स्किल। प्रैक्टिस दिस डायलॉग इन पेयर्स। स्वॉलो एंड हैप्पी प्रिंस के दरमियान ये कुछ डायलॉग्स हैं बच्चों, इनको आप पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस कीजिए।
इन करेक्टर्स को अपना कर आप इन डायलॉग्स को एक्सचेंज कीजिए और आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ हेयर वी हैव ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जिसमें हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। कुछ वर्ड्स हमने टेक्स्ट में भी यूज़ किए हैं, यहाँ पे हम इनकी मज़ीद एलेबोरेटेड फॉर्म देख लेते हैं। अलाइव जिंदा होना, लिविंग हैविंग लाइफ, एंजल फरिश्ता, अ मैसेंजर और अटेंडेंट ऑफ गॉड, असाइंड अलॉटेड किसी काम को सौंपना, डल लैकिंग लाइवलीनेस बहुत बोसीदा हो जाना, ब्रॉन्ज ब्राउन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, fuel material for burning, hardships difficulties, heaven the place believed to be the home of God, जन्नत को कहते हैं, inlaid ornamented one into another किसी चीज़ के ऊपर जुड़ा होना, lane a narrow road or street गली को कहते हैं बच्चों, lead a heavy metal, melt पिघलाना to make or become from solid to liquid, ruby a precious stone of red color, sapphire a precious stone of blue color। बच्चों ये बेशकीमत पत्थर होते हैं, ये रूबी का कलर रेड है और सफ़ायर का ब्लू। स्टैचू एन इमेज ऑफ अ पर्सन स्पेशली लाइफ साइज और लार्ज, बड़ा सा मुजस्मे को स्टैचू कहते हैं। स्टडीड फिक्स्ड, स्वॉलो अ स्विफ्ट फ्लाइंग बर्ड तेज़ी से उड़ता हुआ परिंदा जिसको अबाबील कहते हैं। सिंपथी फीलिंग फॉर द सैडनेस और सफरिंग ऑफ अदर, किसी के लिए हमदर्दी करने को सिंपथी कहते हैं। अगली अनप्लेजेंट टू लुक एट, अगली बदसूरत को कहते हैं। Now here we are ending this chapter and also the whole book. Hope you have enjoyed all the lectures and hope you have understood the basic concepts of every chapter. Try to practice them at home, their translation along with exercises. Keep practicing and inshallah at the end you will get good grades.